नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नवीन चौधरी और आपने देखना शुरू कर दिया है एग्जाम नगर। एग्जाम नगर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम लगातार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट पात्रता परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहे हैं और आपको कल अंश पढ़ने के लिए हम जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। रोज आपको हम अलग अलग विषयों की क्लास दे रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। और एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक जो क्लास है वो पहले हमने इससे पहले डाल दी थी। आप जब एजुकेशनल साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा और आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। वो हमने सिर्फ एजुकेशनल साइकोलॉजी का परिचय आपके साथ करवाया है कि वो वास्तव में क्या होती है, क्यों इसे पढ़ा जाना चाहिए, उसके बारे में हमने सारी बातें वहाँ बता दी हैं। आप एक बार उसे देख सकते हैं। आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में यानी कि जो हमारा शैक्षिक जो मनोविज्ञान है इसके अंदर आज हम सबसे पहले जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट और या यूं कहूं कि बहुत सारे विद्यार्थी जिस टॉपिक के नाम से घबरा जाते हैं वो है अधिगम। यानी जब एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि साइकोलॉजी का भी जब जिक्र होता है तो विद्यार्थी के मन मस्तिष्क में सबसे पहले अधिगम ही शब्द निकल करके आता है। वो अधिगम के संदर्भ में ही जानना चाहता है कि ये क्या होता है। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन हम इसमें सारी चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे, प्रत्येक चीज को समझेंगे और हर चीज को जो है आसानी से देखेंगे। परीक्षा के लिहाज से इसे ढंग से हम पढ़ेंगे। आज हम अधिगम के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर के बटन पर क्लिक करके अपने दोस्तों तक अभी पहुंचाएं। अभी अपने दोस्तों तक इस शिक्षा की मुहिम में अपने हिस्सेदार बनिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा करके। आइए शुरू करते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान में अधिगम। देखिए अधिगम प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही आसान तरीके से इसे पढ़ेंगे और सारी चीजों को मैं जहां तक संभव हो पाएगा, जैसा कि मैं मेरी अन्य क्लास में ट्रिक्स के साथ समझाता हूं हर चीज को, वैसे ही अधिगम को भी जो है ट्रिक्स के साथ समझाऊंगा। आज तक आपने अधिगम की क्लास को आप इतना कंसंट्रेट होकर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसमें विद्यार्थी को कहीं ना कहीं डर रहता है और उसे वो चीज उसके लिए समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि रीट के अंदर अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि प्रत्येक विषय के जो प्रत्येक पार्ट है उसके 30% आते हैं, 30 नंबर के आते हैं, लेकिन फिर भी उसकी जो मेरिट है वो हमेशा साइकोलॉजी के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी इसको बहुत ही जो है ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़ता है। लेकिन फिर भी अगर जो है शिक्षण में क्रिएटिविटी ला दी जाए और सजीवता ला दी जाए और कहीं न कहीं जो है एक आजकल आपने सुना होगा कि शिक्षण की एक नई विधि न्यूमेरिक्स जो आउट ऑफ कंट्री अपने देश के अलावा अन्य देशों से भारत के अंदर आजकल बहुत प्रचलित है, उसका भी प्रयोग जो है वो हम इसके बीच में करेंगे, आपको समझाने के लिए करेंगे ताकि ये जो वीडियो है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से और आपके समझ में आए। आप इसको बहुत आसान जो है आसानी से इसको समझ लें और इससे आने वाले प्रत्येक प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। देखिए अधिगम को विद्यार्थियों लर्निंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लर्निंग। देखिए अब समझ गए हमने कि अधिगम का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए अधिगम जो है ये अधिगम शैक्षिक जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में लर्निंग को ही क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? अधिगम कहा जाता है। तो अब आपने जब लर्निंग नाम सुना तो आप अधिगम आसानी से समझ गए कि इसका मतलब क्या होता है। और लर्निंग का और अधिगम इसका मतलब क्या होता है? सीखना। क्या होता है? सीखना। और इस बात को समझिए कि जब आपने सीखा तो सीखते ही आपके व्यवहार में क्या आ गया? परिवर्तन। क्या आ गया? परिवर्तन। देखिए देसी भाषा में समझिए, गांव में आपने देखा होगा बड़े बुजुर्गों कहते हुए कि उसको बोलने की तमीज नहीं है। देखिए बात को समझिए, क्यों कहते हैं कि उसे बोलने की तमीज नहीं है? बोलने की तमीज नहीं है। नहीं, देखिए इस शब्द को लीजिए, वो कहते हैं कि बोलने की तमीज नहीं है, यानी वो आदमी जो है वो व्यवहार कुशल नहीं है। और व्यवहार कुशल का मतलब होता है कि व्यवहार में कुशलता नहीं है। कुशलता यानी उसके पास किसी आदमी के साथ व्यवहार करने का कुशल नहीं है। और कैसे कुशल नहीं है
कि बोलने की तमीज नहीं है, यानी वो आदमी बोलना नहीं जानता है कि कैसे बोला जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे कि पहले बोलना सीखिए, उसके बाद बात कीजिए। देखिए वो कहते हैं कि पहले बोलना सीखिए, और जैसे ही वो बोलना सीखेगा तो उसके व्यवहार में क्या आ जाएगी, कुशलता। क्या आ जाएगी, कुशलता आ जाएगी। और व्यवहार में कुशलता आने का मतलब अब उसका व्यवहार क्या हो गया है, बदल गया। बदलने का मतलब उसमें क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। इसका मतलब जब अधिगम हुआ, यानी कि उसने सीखा, बालक ने जब सीखा, तो उस समय उसके व्यवहार में क्या हो गया, परिवर्तन। क्या हो गया, परिवर्तन। अब मैं साधारण शब्दों में कह दूं कि व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम। क्या है, अधिगम। तो आपके बहुत आसानी से समझ में आ गया है, इसमें आपको बिल्कुल चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद ही आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आप यहाँ पे कह रहा था कि भाई उसे बोलने की तमीज नहीं है, तो उसने कहा कि पहले बोलना सीखे। जैसे उसने बोलना सीखा तो अब उसके व्यवहार में क्या आ गई, कुशलता। और जब व्यवहार में कुशलता आ गई तो इसका मतलब उसके व्यवहार में क्या हो गया है, परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसने क्या कर लिया, सीखा। और सीखने का मतलब उसे क्या हो गया है, अधिगम हो गया। तो हमने उसी बात को वहां लिखा है कि व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। या मैं ऐसे कहूं, देखिए बोलने की तमीज नहीं, ये बात क्यों कही, ये बात इसलिए कही कि उस व्यक्ति ने जो भी बात बोली वो सामने वाले व्यक्तियों को, यानी उसने जो बोला वो जो सामने उसको जो आदमी उसको मेजरमेंट उसका कर रहे थे, उन्होंने देखा, बाह्य रूप से उन्हें दिखाई दिया कि इस आदमी को बोलने की तमीज नहीं है, यानी इसके पास स्किल नहीं है, कुशलता नहीं है, व्यवहार की कुशलता नहीं है, बोलने की कुशलता नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, इसके साथ कैसे बातचीत की जाए उसका इसके पास तरीका नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यवहार हम किसे कहेंगे, सबसे पहली बात यह है कि हम व्यवहार किसे कहेंगे। तो देखिए व्यवहार किसे कहेंगे, व्यवहार हम किसे कहेंगे कि व्यवहार एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। तो हम कहेंगे कि व्यवहार एक प्रक्रिया है। क्या है, प्रक्रिया। और कैसी प्रक्रिया है, अधिगम की प्रक्रिया है, ठीक है। और व्यवहार एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में हमें किसी भी व्यक्ति का हमें क्या दिखाई देता है, किसी भी व्यक्ति का व्यवहार एक प्रक्रिया है जिसमें व्यवहार एक प्रक्रिया है। देखिए व्यवहार एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की आदतों का बाह्य रूप प्रदर्शित होता है या दिखाई देता है। देखिए भैया, वो कहता है कि व्यवहार एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की आदतों का बाह्य रूप दिखाई देता है, यानी वो व्यक्ति किस तरीके से बात कर रहा है, कैसे वो बोल रहा है, क्या वो कर रहा है, वो किसी के साथ में उसका किस तरह का व्यवहार है, इस तरह की सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं जो बाह्य रूप से दिखाई देती हैं, उसकी जो आदतें हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। और व्यवहार जो था, ये इस व्यवहार के संदर्भ में ये सबसे पहले किसने बताया था, वाटसन ने बताया था। किसने बताया था, वाटसन ने। और ये क्या था, व्यवहारवादी। क्या था, व्यवहारवादी था। लेकिन अगर हम बात करें कि व्यवहार जो है उसका प्रयोग साइकोलॉजी में, एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है उसमें इसका प्रयोग कैसे हुआ, तो देखिए इसका जो प्रयोग था, इसका व्यवहार का जो प्रयोग था, वो एक पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और आउटलाइन ऑफ जो साइकोलॉजी पुस्तक थी, इस पुस्तक में जो है व्यवहार का प्रयोग किया गया 1905 से किया गया। ठीक है। तो जो एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है आपकी, उसमें व्यवहार का जो प्रयोग था वो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नाम की पुस्तक के अंदर सबसे पहले किया गया। और इस पुस्तक को जिस आदमी ने लिखा था, जो महान जो मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था मैकडीवल। यानी मैकडीवल ने इस पुस्तक को लिखा था। तो आपको यहां इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक जो 1905 के अंदर जो प्रकाशित की गई साइकोलॉजी की जो किताब थी, जिसे महान जो है मनोवैज्ञानिक मैकडीवल ने लिखा था, उसमें सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया। छोटा सा प्रश्न अगर आपसे पूछे कि व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले
कौन सी पुस्तक में किया गया या मनोविज्ञान में सबसे पहले किसने किया, तो आप बता देंगे कि मैकडूगल ने व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया, और कहां किया, उनकी पुस्तक का नाम आप बता देंगे। ठीक है, और ये महान एक व्यवहारवादी थे वाटसन, जिन्होंने व्यवहार का प्रयोग किया था। तो आपको इस बात को याद रखना है कि व्यवहार का जो प्रयोग है वो किसने किया था, वाटसन ने किया था। और जो है, लेकिन सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पुस्तक में यानी साइकोलॉजी में सबसे पहले किसने किया, तो साइकोलॉजी में जो है आपका जो मैकडूगल था, इन्होंने साइकोलॉजी में इसका प्रयोग किया था। ठीक है, तो आपको इस बात को याद रखना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी में जब अधिगम की जब बात होती है, तो अधिगम में से सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो चीज निकल करके आती है वो आती है अधिगम की परिभाषा। तो हम अधिगम की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं, उसके बाद किन मनोवैज्ञानिकों ने इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी हैं हम उसको भी देखेंगे। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले हम अधिगम की परिभाषा देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि व्यवहार एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की आदतों का बाह्य रूप दिखाई देता है, या व्यक्ति जो क्रिया करता है उन क्रियाओं का बाह्य रूप जो प्रदर्शित होता है उसे ही क्या कहा जाता है, व्यवहार कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। इसके बाद अब हम इसकी जब परिभाषा की बात करेंगे तो इसकी परिभाषा में देखिए मैंने आपको सबसे पहले यहां बताया कि जो व्यक्ति का जो व्यवहार है उस व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन। क्या आता है भैया, परिवर्तन। तो देखिए इसी चीज को एक बार यहां से पकड़ करके चलते हैं और यहीं से इसकी परिभाषा जो है वो जनरेट करते हैं। देखिए याद नहीं करना है, बिल्कुल भी याद नहीं करना है, सिर्फ मैं क्या बता रहा हूं उसे समझना है, परिभाषा खुद ब खुद जनरेट हो जाएगी। मैं हमेशा क्रम की स्थिति में बताता हूं, तो मैंने जो क्रम बताया है, जिस तरीके से मैंने बताया है उसी क्रम को पकड़ के हुए रखना है। एक मिनट भी अगर क्लास आपने ब्रेक दी यहां तो आपके आगे की बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, देखिए तो सबसे पहली बात यह है कि यहां अधिगम को यहीं से समझना शुरू करते हैं कि कोई व्यक्ति है, देखिए ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अधिगम की परिभाषा बता रहा हूं, ध्यान से समझना। कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने कोई क्रिया की, क्या की, क्रिया। जैसे ही उस व्यक्ति ने क्रिया की तो क्रिया करने से उसके व्यवहार में, किसमें, उसके व्यवहार में क्या आया, परिवर्तन। क्या आया, परिवर्तन। देखिए यही बात बता रहा हूं कि व्यवहार में परिवर्तन। देखिए मैंने कहा है कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने कोई क्रिया की और उस क्रिया से उसके व्यवहार में क्या आ गया, परिवर्तन। लेकिन यह परिवर्तन किन कारणों से आया, इस बात को समझना है। देखिए यह परिवर्तन किन कारणों से आया, तो कारण देखिए, अब कारण कौन कौन से, जैसे सबसे पहले उसने क्या किया है, अभ्यास। सबसे पहले उसने क्या किया, अभ्यास। अगर उसने अभ्यास किया तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हैं। दूसरी बात कि अब उस व्यक्ति ने क्या कर लिया कि अभ्यास लिया, उसके बाद उसने प्रशिक्षण लिया। ठीक है, अभ्यास हुआ, प्रशिक्षण हुआ और उसके बाद उस व्यक्ति को क्या हो गया, अनुभव हो गया। क्या हो गया, अनुभव हो गया। और इन कारणों से अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन आए और वो परिवर्तन कैसा हो, स्थायी, तो ये क्या कहलाता है, अधिगम। क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और इजी वे में आपको इसकी परिभाषा समझाई है, बिल्कुल आपको आसानी से समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है तो आपको बताना है। आपसे प्रश्न पूछे कि किसी व्यक्ति द्वारा क्रिया किए जाने पर उसके व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। लेकिन यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो आपको ऑप्शन में वो कारण दे दे और लास्ट में कि चौथा नंबर पे नन ऑफ दीज लिख दे या चौथे नंबर पे लिख दे कि उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। देखिए इस चीज को अब बहुत सारे विद्यार्थी हम कहते हैं साहब हमारे ये नाम याद नहीं होते हैं। बहुत बार हमने कोशिश करी है कि याद नहीं रहते, क्या करें, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, जुगाड़ देखिए इसका, एक देसी सा जुगाड़ समझाता हूं आपको। देखिए ये अपना आपने देखा होगा कि जब दिल्ली में शीला दीक्षित स्वर्गीय, तो उनका निधन हो गया, उस समय मुख्यमंत्री थी कांग्रेस का शासन था दिल्ली में।
उस समय भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का बहुत जबरदस्त क्रेज था, ठीक है, मोदी लहर थी उस समय। और उसी समय में अन्ना हजारे ने जो है आंदोलन किया, और उस आंदोलन से एक नया चर्चित आदमी निकल कर के आया, नाम था अरविंद केजरीवाल। क्या नाम था? केजरीवाल। अब केजरीवाल ने क्या किया कि उसने परिवर्तन की बात कही। किसकी बात कही? परिवर्तन। उसने कहा मैं परमानेंट चेंजमेंट लेके आऊंगा। ऐसा चेंजमेंट नहीं कि 5 साल की सरकार आती है, फिर वो चेंजमेंट खत्म हो जाता है, फिर अगली 5 साल आती है, फिर खत्म हो जाता है। उसने कहा मैं राजनीति में स्थायी परिवर्तन लेकर के आऊंगा। ध्यान से समझिए, इसी परिभाषा का जुगाड़ निकाल रहा हूं। उसने कहा कि मैं राजनीति में स्थायी परिवर्तन लेकर के आऊंगा। तो उसने जब स्थायी परिवर्तन की बात कही तो लोगों ने केजरीवाल को कहा कि आप पार्टी बनाइए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, पार्टी बनाएंगे। तो उन्होंने बनाई पार्टी, कौन सी? आम आदमी पार्टी। कौन सी बनाई? आम आदमी पार्टी, यानी कि आप नाम से उन्होंने एक पार्टी बनाई, ठीक है। अब ये इनकी जो पार्टी थी आम आदमी पार्टी, वो बाद में दिल्ली में सत्ता में आई और आज तक सत्ता में है, ठीक है। तो अब हमें यहीं से पकड़ना है। देखिए, ए से क्या होता है? अभ्यास। क्या होता है? अभ्यास। और इस ए से क्या होता है? अनुभव। और इस पी से क्या होगा? प्रशिक्षण। क्या होगा? प्रशिक्षण। आप इसे लास्ट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिख दीजिए अनुभव, ठीक है, और यहां आप लिख दीजिए आपका प्रशिक्षण। तो देखिए बन गई बात। क्या हो गया? हो गया। यहां इसको हमने चेंज कर दिया है, ये प्रशिक्षण पी से वहां चला गया ऊपर, ये हो गया और ये हो गया। देखिए, तो केजरीवाल जी क्या लेकर के आए? स्थायी परिवर्तन लेकर के आए। और स्थायी परिवर्तन लेकर के आए तो हमने सीखा, राजनीति में लोगों ने सीखा ऐसे भी परिवर्तन होता है। कांग्रेस वाले नेता बोले ऐसा चेंजमेंट भी आता है कि कोई आदमी पहली बार आया और राजनीतिक पार्टी बनाई और कोई सरकार बना ली। भैया उन्होंने सीखा, क्या किया? सीखा। यही तो अधिगम कहलाता है। इसमें चिंता करने की जरूरत कहां है कि ये परिवर्तन जो उन्होंने किया, केजरीवाल जी कहती हैं उन्होंने क्रिया की, क्रिया करने के बाद उन्होंने व्यवहार में परिवर्तन किया, लोगों के व्यवहार में भी किया, खुद के व्यवहार में भी किया और स्थायी परिवर्तन किया। उन्होंने अभ्यास की, राजनीति में अनेक अभ्यास की। लोगों ने कहा तो एक टिकिया हुआ आदमी है, राजनीति में कैसे सक्सेस होगा? उसने अभ्यास किया। अभ्यास कैसा अभ्यास किया? लगातार आंदोलनों का अभ्यास किया, उसने धरने दिए, धरने देने का अभ्यास किया। अभ्यास जब उसने किया तो उसे क्या हो गया? अनुभव हो गया। क्या हो गया? अनुभव हो गया। राजनीति में कैसे काम किया जाता है, कैसे आया जाता है। और उन्होंने केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे जी से प्रशिक्षण लिया था। जब उन्होंने प्रशिक्षण लिया तो उन्होंने राजनीति में स्थायी परिवर्तन लेकर के आए, और यही स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो मित्रों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिनका एक कार्यक्रम चला था चाय पर चर्चा, कौन सा प्रोग्राम था? चाय पर चर्चा। ये प्रोग्राम खूब चला, पूरे देश में चला, लेकिन दिल्ली में नहीं चला क्योंकि केजरीवाल जी ने इसको चलने नहीं दिया। किस पर चर्चा थी? चाय पर चर्चा। किस पर चर्चा थी भैया? चाय पर चर्चा, यानी कि ट्रेनिंग, अनुभव, एक्सपीरियंस और अभ्यास, यानी कि एक्सरसाइज, टी। चाय पर चर्चा केजरीवाल जी ने चलने नहीं दी। आपके समझ में आ रहा है? चाय पर चर्चा यहां फैल हो गई, ये टी वाली जो चर्चा थी फैल हो गई क्योंकि कौन आ गया? आम आदमी पार्टी आप आ गई। ए फॉर अभ्यास, अगले ए फॉर अनुभव, पी फॉर प्रशिक्षण, यानी कि ट्रेनिंग। तो आप दोनों में से कोई से भी तरीके से इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। और मैं तुम्हें दावे के साथ, यानी मैं तुम्हें विश्वास के साथ कहता हूं, आप जिंदगी में भी इस परिभाषा को कभी भी नहीं भूलेंगे। बात समझ में आ रही है? इसके बाद बात करते हैं उन महान मनोवैज्ञानिकों के संदर्भ में जिन्होंने अधिगम की परिभाषा दी। और अधिगम की परिभाषा के संदर्भ में एक प्रश्न पूछा जाता है, उसमें किसी मनोवैज्ञानिक की परिभाषा देते हैं और उस परिभाषा के संदर्भ में नीचे प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? और हमारे आप में से कुछ साथी उसको गलत कर देते हैं। मैंने पूछा क्यों गलत हो जाते हैं? साहब याद ही नहीं रहता, कंफ्यूज हो जाते, कंफ्यूज। साइंस में जिसे ओवरलैपिंग की बीमारी कहा जाता है, ओवरलैपिंग की बीमारी, आज उसका तोड़ निकालेंगे, उसका रिजल्ट निकालेंगे। देखिए बात तो समझिए, यहां तक की परिभाषा आप समझ गए,
मैंने बताया किसी व्यक्ति द्वारा क्रिया किए जाने पर उसके व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के कारणों के द्वारा हो उसे अधिगम कहा जाता है। आपके दिमाग में ये 100% अभी के अभी उतर जानी चाहिए। आइए आगे बात करते हैं। इसके बाद है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अधिगम की परिभाषा। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अधिगम की दी गई परिभाषा। आइए भैया बात करिए। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था गिलफोर्ड। क्या नाम था? गिलफोर्ड। सुनिए बात को, सुनिए। मैंने क्या करा, मैंने एक आदमी को गाल पर फोड़ दिया। क्या कर दिया? फोड़ दिया। जैसे मैंने गाल पर फोड़ा उसने भी मुझे गाल पर फोड़ दिया। क्या कर दिया? गाल पर फोड़ दिया। ध्यान से सुनो, मैंने किसी की गाल पर फोड़ा, गाल पर फोड़ा मतलब मैंने उसको जड़ के धमाके थप्पड़ मारा, फोड़ दिया, गाल पर फोड़ा। जैसे ही गाल पर फोड़ा उसने मुझे फोड़ा। क्या कर दिया? उसने मुझे फोड़ा। ठीक है, उसने मुझे फोड़ा। उसने मुझे क्यों फोड़ा? सवाल देखो, उसने मुझे क्यों फोड़ा? क्योंकि मैंने उसे फोड़ा, इसलिए उसने मुझे फोड़ा। यानी मैंने व्यवहार किया उसे फोड़ने का। क्या करने का? फोड़ने का व्यवहार किया, और इसने मेरे ही व्यवहार के प्रत्युत्तर में इसने व्यवहार किया। अच्छा बताओ, अगर मैं इसको नहीं फोड़ता तो ये मुझे नहीं फोड़ता। साधारण सी बात है। इसका मतलब इस व्यवहार के कारण व्यवहार हुआ, इस व्यवहार के कारण व्यवहार हुआ, व्यवहार के कारण व्यवहार क्या हुआ? गिलफोर्ड साहब यही तो बात करते हैं। गिलफोर्ड साहब ये बात करते हैं, तो गाल पे फोड़। मैंने कहा फिर अगले ने मुझे फोड़ा। तो यही बात करते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम। गिलफोर्ड ने क्या कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। बस, नो टेंशन। छोटी सी बात थी, इसके लिए आप टेंशन में आ रहे हैं। दोबारा से देख लीजिए, गाल पर फोड़ा, जैसे ही मैंने फोड़ा उसने मुझे फोड़ा। अब उसने मुझे फोड़ा इसका मतलब मैंने व्यवहार किया, और उसने मुझे क्यों फोड़ा? क्योंकि मैंने फोड़ा, क्योंकि मैंने व्यवहार किया और मेरे व्यवहार के कारण ही उसने मुझे फोड़ा। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता भैया? गिलफोर्ड के द्वारा अधिगम की परिभाषा दी गई कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। इसके बाद अगले मनोवैज्ञानिक की बात सुनिए। दो मनोवैज्ञानिक थे, क्रो एंड क्रो। देखिए, क्रो एंड क्रो दो मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, इस बात को एक बार साइड में रखते हैं, हम इंटरेस्टिंग वे की तरफ चलते हैं। क्रो एंड क्रो, क्रो मतलब कौवा, क्रो मतलब कौवा। कितने हैं? दो। दो कितने कोए हैं? दो। उनके बीच बात चल रही है। एक तो है माँ और एक है उसका बालक। कोए की बात कर रहा हूं। दो कोए हैं, एक है माँ एक है बालक। ठीक है, माँ अपने बच्चे को शिक्षा दे रही है, प्रशिक्षण दे रही है। माँ कहती है कि बेटा जब कोई तुम्हें पत्थर मारे तो तुम्हें उठ जाना है। बालक कहता है कि माँ अगर हमारे सामने पत्थर मारने वाला नीचे झुके मैं उसी समय उठ जाऊं तो कौवा जो होता है बहुत चालाक पक्षी होता है। ये जो कौवा, ये जो मादा कौवा थी, ये और इसका जो बालक था, ये दोनों बात कर रहे थे। कब बात कर रहे थे? आज बात कर रहे थे। ये दोनों आज बात कर रहे थे, जो यही बात कर रहे थे जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, तो जैसे ही कोई आदमी पत्थर मारने के लिए नीचे होता है तो कोई की एक आदत होती है कि वो क्या कर जाता है? उसी समय उड़ जाता है। उसे पता है कि अब खतरा आने वाला है। क्या है? खतरा आने वाला, क्योंकि उस कोए ने, जैसे तुम नीचे पत्थर मारने के लिए नीचे झुके
उसी समय वो तुम्हारे नजरिए को भांप गया, नजरिए को पहचान गया, यानी कि उसने तुम्हारी जो अभिवर्तियां हैं उन अभिवर्तियों का ज्ञान उसे हो गया है। अभिवर्तियों का क्या हो गया है? ज्ञान। और जब अभिवर्तियों का ज्ञान हुआ, ये अभिवर्तियों से उसे क्या हुआ? ज्ञान हुआ। तो ज्ञान होने से उसे अर्जन हुआ या उसने अर्जित किया, और यही क्या कहलाता है? अधिगम। क्या कहलाता है? अधिगम। देखिए, आदत, अभिवर्तियां या अभिवर्ती एवं ज्ञान का अर्जन ही अधिगम कहलाता है, या आदत, अभिवर्तियां और ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम कहलाता है। ये बात मैंने नहीं बताई, क्रो एंड क्रो ने बताई है। क्या बात बताई है? कि आदत, अभिवर्ती एवं ज्ञान का अर्जन ही क्या कहलाता है? अधिगम। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? अधिगम कहलाता है। कुछ भी याद नहीं करना पड़ रहा है। मैंने आपको कहानी सुनाई है, कहानी में से तुमने ये चीज लिख ली और वो उधर परिभाषा तैयार हो गई। परीक्षा में जब क्रो एंड क्रो की परिभाषा पूछेगा तो तुम्हारे दिमाग में स्वतः ही दो कौओं की कहानी आएगी, एक माँ की और एक उसके बालक की कहानी आएगी, और तुम्हें याद आएगा कि कोए की आदत होती है, जब तुम नीचे झुकोगे तो वो तुम्हारे नजरिए को पहचानेगा और तुम्हारे नजरिए से उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, और इसी से अर्जन होगा किसका? अधिगम का। इसी से वो सीख जाएगा, तुम उसे पत्थर मारने वाले हो। क्रो एंड क्रो यही तो बात कहते हैं, यही बात कहते हैं। क्रो एंड क्रो की आदत, अभिवर्ती और ज्ञान का अर्जन करना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। चलिए इसके आगे की परिभाषा में चलते हैं। इसके बाद आगे बढ़िए। अगले मनोवैज्ञानिक थे वुडवर्थ जी। क्या नाम था? वुडवर्थ। वुडवर्थ। आइए याद करने का तरीका सिखाते हैं आपको। तरीका देखिए, नाम है वुडवर्थ। आपसे किसी ने पूछा WWW की परिभाषा बताइए, का अर्थ बताइए, का अर्थ किसका? WWW। आपने बोला वर्ल्ड वेब वाइड। गलत बात। विज्ञान थोड़ी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। साइकोलॉजी में घुमाओ इसको, WWW को घुमाओ। W से हमने बनाया विलियम। क्या बनाया? विलियम। इस W से क्या बनाया? वुड। इस W से क्या बना? वेब। और संधि कर दी, अर्थ। उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं ना? जोड़ दिया, क्या बन गया? क्या बन गया? विलियम वुडवर्थ बन गया। विलियम पढ़ क्या रहे भाई? अधिगम। और अधिगम में अधिगम की परिभाषा। मेरा नाम है नवीन चौधरी और आपको मैं पढ़ा रहा हूं अधिगम की परिभाषा। जुगाड़ देखिए, जुगाड़। किसी ने विलियम वुडवर्थ से पूछा कि साहब जी आपको साइकोलॉजी कैसे, इन्होंने क्या कहा उसको सुनिए। इन्होंने कहा नवीन हमें अधिगम का ज्ञान दे रहा है, जिससे हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पढ़िए, एक बार लाइन को पढ़िए, क्या लिखा है? नवीन हमें अधिगम का ज्ञान दे रहे हैं जिससे हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं। आगे सुनिए, इस बात को समझिए। मैंने सिर्फ जुगाड़ लिखा है, जुगाड़, कि नवीन हमें अधिगम का ज्ञान दे रहा है जिससे हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी को उठाइए, इसी का कुछ शब्द उठाइए, परिभाषा तैयार कर दीजिए विलियम वुडवर्थ साहब की। नवीन
नवीन, ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। बढ़ गई परिभाषा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही है भाई। नवीन हमें अधिगम का ज्ञान दे रहा है जिससे हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ज्ञान ही तो अर्जित कर रहा है वो, तभी तो उसे क्या मिला, अधिगम, तभी तो सीखा उसने। यही बात लिखी है, नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता। मैं नहीं कह रहा, वुडवर्ड साहब कह रहे हैं, वुडवर्ड साहब कह रहे हैं अधिगम की परिभाषा क्या होगी, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं नवीन ज्ञान और प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। इसलिए आपको इसे याद करने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए कितने इजी वे में हमने परिभाषा बना दी है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा देखिए, गिलफोर्ड साहब की परिभाषा देखिए, वुडवर्ड की जो है वुडवर्थ की परिभाषा देखिए, कितने इजी वे में हमने परिभाषाएं बना दी हैं। देखिए अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद बताते हैं। तो आज के बाद जब भी कभी आपसे कोई WWW की बात करे तो क्या समझेंगे, क्या समझेंगे भैया, आप समझेंगे कि हाँ विलियम वुडवर्थ साहब की बात हो रही है। आपको इस बात को याद रखना है, किसकी बात हो रही है, विलियम वुडवर्थ साहब की बात हो रही है। चलिए अगली परिभाषा की ओर चलते हैं। देखिए एक लड़की है, एक लड़की, वो अपने बॉयफ्रेंड को आवाज लगा रही है। किसको आवाज लगा रही है, अपने बॉयफ्रेंड को आवाज लगा रही है। और वो अपने बॉयफ्रेंड को आवाज लगा रही है और क्या कह रही है, बॉयफ्रेंड का नाम है स्किनर। वो अपने बॉयफ्रेंड को कह रही है स्किनर। उसने कहा हाँ, उसने कहा सुन। क्या कहा, सुन। दोबारा सुनिए, एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को आवाज लगा रही है कि स्किनर सुन। सुन हो गया, सुन हो गया। उसने कहा क्या सुने, अब सुनो। उसने कहा अधिगम की परिभाषा सुन लो, गलत मत सोचो, अधिगम की परिभाषा बता रहा हूं, गलत नहीं बता रहा। सुनो क्या बोला, एस से क्या हो गया स्किनर, यू से क्या हो गया उत्तरोत्तर, अन से अनुकूलन। स्किनर साहब ने यही तो बात बताई है, ये बताइए स्किनर साहब ने कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। जब भी कभी बॉयफ्रेंड दिमाग में आए तो सोच लेना कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को कहा था स्किनर सुन। सुन मतलब से एस से स्किनर, यू से उत्तरोत्तर और एन से अनुकूलन, अनुकूलन। तो क्या हुआ, स्किनर साहब ने क्या परिभाषा दी कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। परिभाषा लिख देता हूं, यहां परिभाषा लिख देता हूं। व्यवहार में या फिर ऐसे लिख देता हूं, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन। उत्तरोत्तर अनुकूलन का मतलब होता है कर्मिक सामंजस्य की प्रक्रिया। कोई दिक्कत है, पढ़ लीजिए, दोबारा से पढ़ लीजिए। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे जो भी बात लिख करके भेजेंगे मैं अवश्य उसका आंसर दूंगा, ठीक है। इसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक आया, नाम था गेट्स। गेट्स, चौंके मत, सेट आ दो इसका, सेट आ दो। क्या नाम था, गेट। क्या नाम था, गेट। कौन सा गेट, तुम्हारे स्कूल वाला। कौन सा, स्कूल वाला। आपको कहा गया गेट खोलो, आपने कहा खोलना ही नहीं आता।
क्या कहा गया? गेट खोलो। आपने क्या कहा? खोलना ही नहीं आता। अध्यापक जी आए, गेट साहब आए, उनका प्रशिक्षण ले लो, प्रशिक्षण ले लो तब खोलोगे गेट। तुम प्रशिक्षण ले लिया, तुमने क्या ले लिया? प्रशिक्षण ले लिया। जब आपने प्रशिक्षण लिया तो जब 1 दिन 2 दिन 5 दिन का तुम्हें प्रशिक्षण दिया गया, तुम्हें ट्रेनिंग दी गई, तो तुम्हें क्या हो गया? अनुभव हो गया। क्या करने का? गेट खोलने का। क्या करने का? गेट खोलने का। ये गेट खोलने का तुम्हारे अंदर क्या है? परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन। यानी आपके व्यवहार में प्रशिक्षण और अनुभव के कारण होने वाला परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। ये बात गेट साहब कह रहे हैं। ये बात गेट साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके व्यवहार में प्रशिक्षण और अनुभव के कारण होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। गेट साहब की परिभाषा है, समझ लीजिए, समझ लीजिए। उनका नाम ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, भैया इसकी परिभाषा क्या होगी, समझ लीजिए। तो क्या बोला? क्या बोला? परिभाषा लिख रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। इन्होंने कहा व्यक्ति के व्यवहार में प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण हुआ परिवर्तन ही क्या कहलाता है? कोई दिक्कत है? देख लीजिए, हमने आपको चारों परिभाषा बता दी है, बहुत अच्छे से बताई है, और प्रत्येक परिभाषा आपके समझ में आएगी। मैं आशा ही नहीं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप कभी भी इन परिभाषाओं को गलत नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले गिलफोर्ड साहब की परिभाषा थी। क्या बताया? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम। क्या कहलाता है? अधिगम। उसके बाद क्रोएट साहब आए, उन्होंने क्या कहा? आदत, अभिवृद्धि और ज्ञान का अर्जन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। इसके बाद वुडवर्थ साहब आए, उन्होंने कहा नवीन ज्ञान और प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। उसके बाद स्किनर साहब आए, उन्होंने कहा कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन यानी कि क्रमिक सामंजस्य की प्रक्रिया है। उसके बाद गेट साहब आए, उन्होंने कहा कि व्यक्ति के व्यवहार में प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण हुआ परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। इसके बाद एक साइंटिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक और आए, और उन्होंने क्या कहा? नाम था आइजैक। क्या नाम था? आइजैक। उनको थोड़ा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, मैं ऊपर कर ले देता हूं, यहां पर लिख देता हूं इसको। आइजैक साहब क्या कहते हैं, इस बात को समझिए। आइजैक साहब की जो परिभाषा है, उसको आपको सिर्फ जो अधिगम की जो सामान्य परिभाषा उसी को देखना है, वो बस उसी की बात कहते हैं और कोई नई बात नहीं कहते हैं। वो ये कहते हैं कि नवीन जो आपका ज्ञान है, नवीन जो आपका ज्ञान है, या आपका जो स्थायी जो ज्ञान के रूप में आपने जो परिवर्तन जो आया है, स्थायी नवीन अथवा स्थायी परिवर्तन क्या है कि ये आपका जो ज्ञान है या आपकी जो सीखने की प्रक्रिया है, परिवर्तन सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, देखिए इनकी बात को समझिए। ये कहते हैं कि नवीन अथवा स्थायी परिवर्तन सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। देखिए, जब सीखने की प्रक्रिया यानी अधिगम की जो प्रोसेस है वो होगी, तभी क्या होगा? नवीन अथवा स्थायी परिवर्तन होगा। इसलिए आपको इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लेना है। बिल्कुल भी इसमें कोई चिंता फिक्र नहीं करनी है, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा, इसमें कुछ भी आपको सोचना नहीं है। ठीक है, तो परिभाषाओं के संदर्भ में मैं समझता हूं कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, किसी भी परिभाषा में आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। सारी परिभाषाएं मैंने बताई हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने आपको सारी की सारी परिभाषाएं बताई हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं इनकी परिभाषाओं के बाद अगली बात है कि आपके अधिगम के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उसके संदर्भ में अब हम बातें करेंगे। ठीक है।
तो अधिगम के प्रकार यहाँ तो इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, और नोट करने के बाद आप आगे बढ़ें। ठीक है, अधिगम के